पास्ट पेपर 11 क्वालिटी इंटरप्राइजेज ओपन कर लें। जी रिक्वायरमेंट पढ़ें, बच्चे भी तब तक पूरे हो जाएंगे, सवाल फिर पढ़ते हैं मिलके। रिक्वायरमेंट पढ़ें, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मेथड को छोड़ें, अभी तो आपको एक ही मेथड का पता है। इतना फॉर्मेट बनाने का टारगेट होना चाहिए 2 मिनट। 2 मिनट में आपने इतना फॉर्मेट बनाना है। पीबीटी से स्टार्ट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 5-6 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 5-6 लाइनें खाली, लेस 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 3 चीज़ें। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग 7-8 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3-4 लाइनें खाली, नेट कैश प्लस ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बस ओपनिंग क्लोजिंग लिखकर छोड़ना है। इसको टाइमर लगाएं, 2 मिनट में करना है। शाबाश। ये जो पहले आ जाते हैं ना, ये पहले आने वाले भी टाइमर लगाया करें। 1.5 से 2 मिनट में ये काम करने की आदत डालनी है। शाबाश, जल्दी करें। कोई रटा नहीं है इसके अंदर, कोई टेक्निकल बात नहीं लिखी हुई इसमें, जस्ट 2-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको लिखने की आदत डालें जल्दी से। घड़ी पे देख के टाइम कोशिश करके उसमें मैनेज करें, ताकि ये हमारे लिए बेनिफिट बने ज़्यादा से ज़्यादा। इसको ऐसे लिख लेने से, आपने नोट किया हुआ है, सवाल पढ़ते पढ़ते ही हम काफ़ी कुछ कर जाते हैं। तो एडजस्टमेंट्स पहले नहीं करेंगे, हमने कभी भी एडजस्टमेंट्स पहले नहीं की। एक छोटा सा फॉर्मेट हर टॉपिक के अंदर हम पहले बना लेते हैं, सवाल पढ़ते पढ़ते ही हमारा काम साथ साथ चल पड़ता है, नंबर साथ साथ आना शुरू हो जाते हैं। शाबाश, जल्दी करें। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद देखिएगा, कोई लेजर आगे नहीं बनाना आप लोगों ने, बस टारगेट जहाँ तक कहा वहाँ तक। ये कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, इसकी हेडिंग भी बाद में टाइम बच जाए तो दे लिया करें। बस ये लिखना भी नहीं है, मैंने भी लिखना छोड़ दिया। देखें, तेज़ी से इतना फॉर्मेट बनाया करें, बस ABC की जगह खाली हो, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है ये फलां कैश फ्लो, ये फलां कैश फ्लो, ऊपर हेडिंग दी हुई है ना, बस ठीक है। कोई लेजर नहीं बनाना अभी, बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग तक पहुंचे, साथ साथ मिलके करेंगे। भाई एक्टिविटी को एक सफ़े पे रखा करो कम से कम, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पिछले सफ़े से शुरू कर लिया तुमने, फिर उसी पे ख़त्म करो या अगले सफ़े से शुरू करो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो एंड पे 3 लाइनों में 4 लाइनों में आ जाता है, तो दूसरा सफ़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समेत बना लिया करो। वर्किंग 2 तीसरे सफ़े पे किया करें आप, अनलेस के सवाल अमीन इंडस्ट्रीज जैसा हो, छोटा सा 10 मिनट में होने वाला। हो गए थे सवाल? 5 में एक आध सवाल आया होगा जहन में, चले हो जाएंगे, उम्मीद है सवाल के जवाब आज बात हो जाएगी, समझ आएगी। जी हो गया फॉर्मेट ड्रॉ? कितने बच्चे अभी तक कर रहे हैं ड्रॉ फॉर्मेट? जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी देर लगाते हैं आप लोग फॉर्मेट बनाने में। फूल बूटे ना बनाएं, बस प्रेजेंटेशन समझ आती रहे, बस तेज़ी से बनाया करें।
ओके जी, अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम, पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं है, एक्सट्रैक्ट दे रहा है वो, ठीक है जी। मैसेज कर दें जरा, पानी तो भिजवा दें। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 एंड इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट टुगेदर विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, आगे अदर इनकम ऐड हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स एक्सपेंस भी है आज, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। तो आज इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, टैक्स एक्सपेंस भी है, एक और चीज़ भी है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी है। इंशाल्लाह इस सवाल के अंदर सब कुछ देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे सारी। बहरहाल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा जब सवाल शुरू करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ओके। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर, ये 13 को 15 कर लें, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। 31 दिसंबर 15 कर लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गलती से 13 लिखा हुआ है। इसके अंदर आज ओनर्स कैपिटल और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट अलग अलग नजर आ रहे हैं। मतलब अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स को, इसका तीसरा नाम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी हो सकता है। आपको प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं, वो रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको आप ब्रैकेट में रिटेन्ड अर्निंग्स लिख लिया करें और रिटेन्ड अर्निंग्स ही यूज किया करें वर्किंग में, आप कंफर्टेबल रहते हैं, एंट्रीज आपको उसी तरह से याद है हमेशा, ठीक है जी। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी में भी वही देखा, उससे पहले रिवैल्यूएशन के अंदर भी वही एंट्रीज रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से करते आए हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स ब्रैकेट में लिख लें, ओके। उसके बाद आज रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा है। फिर 10% बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट वाले करंट लायबिलिटीज नीचे लिखी हुई हैं, लॉन्ग टर्म ही है। और 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है इंटरेस्ट रेट, इस पर 10%। हिस्सा मुख्तार बंदे बन जाओ, मैं आता तो मैं ये कहता जी। क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा, आप लोग हाथ में भी रख सकते हैं, मेरे ख्याल से पूछ लीजिएगा जाके, इनके लिए ये होगा। बहरहाल पूछ लीजिएगा मैम, ओके जी। प्लीज पास कर दो आप। फिर लड़कों को ले आओगे तुम। सुने प्लीज, वापस आए, टाइम कम है, आगे 10 मिनट, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। प्लीज चलवाना है, चलवा दें जी ऐसी। अच्छा प्लीज, कहां पे थे हम? हाँ, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड में अदर पेबल्स हैं, इसके आगे ब्रैकेट में लिखें पॉइंट नंबर 4, इससे 7.4 पढ़ेंगे। फिर इनकम टैक्स पेएबल भी है आज, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आया, सारे सवाल में कहीं नजर ना आया तो मुमकिन नहीं होगा अलग करना। जब मुमकिन नहीं होगा अलग करना, सेकंड रो में आ जाओ भाई, जब मुमकिन नहीं होगा, अच्छा जब मुमकिन नहीं होगा अलग करना तो हम भी एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बना लेंगे, ओके। आगे हैं करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें 0.5, और कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, ठीक है जी। चले उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले पॉइंट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर होने वाली सारी मूवमेंट्स गिवन हैं, पढ़ेंगे उसको। पॉइंट नंबर 2 में ड्राइंग्स के बारे में बता रहे हैं। पॉइंट 3 अभी ही पढ़ लें, चले। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 200। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, क्या करते हैं इनको? बोले, रूल लिखवाया है, इनको हमने लाजमी इग्नोर करना है। और मैंने कहा था 3 चीजें इकट्ठी प्रूव करूंगा आपके लिए, कैसे सेल, एग्जाम्पल तो एक लूंगा ना, परचेज भी है, सेलिंग एक्सपेंस भी है, एडमिन एक्सपेंस भी है, सेल्स भी हैं,
तो उनमें से एक एग्जांपल ले लूँगा कि वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट में कैश में कन्वर्ट होते हैं, बाकी सबका खुद ब खुद समझ आ जाएगा। फिर उसी एक एग्जांपल के अंदर बैड डेट को भी डालेंगे, उसी एक एग्जांपल में जब सेल होंगी तो डेटर्स होंगे, उसी में प्रोविजन को भी डाल देंगे। ठीक है, तो बैड डेट इग्नोर करके भी कैसे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं ये पता लग जाएगा हमें। ठीक है, उसके अलावा प्रोविजन के बारे में आपको कहा था कि प्रोविजन अगर डेटर्स ग्रॉस है तो डेटर्स को नेट करके नेट डेटर्स को जहां ले लो, प्रोविजन को भी इग्नोर कर देना। ठीक है, तो एक हैंड आउट दूंगा आपको, हैंड रिटर्न ही, उसके ऊपर छोटी सी एग्जांपल होगी, उसमें हम ये दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है, बहरहाल हमने रूल लिखा हुआ है, फिलहाल तो रूल्स पे गुजारा चल रहा है ना जी, तो रूल्स में से ही एक रूल था कि हम बैड डेट एक्सपेंस को इग्नोर करते हैं कैश फ्लो में, और प्रोविजन को भी यूज करके डेटर्स को नेट कर लेते हैं और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाते हैं। इसका मतलब अगर प्रोविजन ट्रायल के फेस पे, बैलेंस शीट के फेस पे नजर नहीं आ रही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसका मतलब डेटर्स किस पे पड़े होंगे, डेटर्स किससे पड़े होंगे, नेट। बेटा ग्रॉस हो ही नहीं सकते, अगर ग्रॉस होते तो प्रोविजन भी होती। फिक्स एसेट अगर फेस पे नेट पड़े हैं तो इसका मतलब प्रोविजन उसमें से लेस हो चुकी है तो वो बुक वैल्यू पे पड़े हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो ग्रॉस पे पड़े हैं और प्रोविजन क्यूमुलेटिव डेप्शन नजर नहीं आ रही? अगर एसेट्स ग्रॉस पे पड़े हैं तो क्यूमुलेटिव डेप्शन नजर क्यों नहीं आ रही फिर? तो अगर नहीं नजर आ रही तो मतलब अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो वो या तो नजर आए ट्रायल के बैलेंस शीट के फेस पर, अगर नजर नहीं आ रही बैलेंस शीट के फेस पर तो उसका मतलब क्या है, फिर डेटर्स नेट पड़े। ग्रॉस भी हो और प्रोविजन भी ना नजर आए, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहरहाल पॉइंट 3 को हमने इग्नोर करना है, अभी लिख दो, रूल लिखा हुआ था इस पे। पॉइंट 4 के अंदर वो कहता है कि ट्रेड एंड अदर पेबल्स में कुछ इंक्लूडेड है। अच्छा जी, इसीलिए तो इसके साथ लिखवाया, ट्रेड एंड अदर रिसीवर्स के साथ इसको, ट्रेड एंड अदर पेबल्स के साथ इसको पढ़ेंगे। पॉइंट 5 में कहता है ट्रेड एंड अदर रिसीवर्स में कुछ इंक्लूडेड है, इसीलिए इसके साथ पॉइंट 5 लिखवा दिया था। ठीक है, तो एक ओवरव्यू लिया हमने क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपनी तरतीब से। ठीक है, बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करेंगे सिवाय करंट एसेट्स और करंट, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लाजमी लेजर ओपन करेंगे। ठीक है, अगर आ गया तो आज आ रहा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कैपिटल है और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। आपसे कहा था अगर सवाल में कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग करेगा तो हम भी अलग कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल ओपनिंग बताएं 70, क्लोजिंग 14219। साथ साथ लिखते भी जाएंगे आप भी, मैं थोड़ा थोड़ा पॉज लेता रहूंगा, साथ साथ लिखते भी जाएंगे हम। ठीक है, लेजर्स ओपन कर लेना, अब वहां पे तो बाद में जाना है, आप देखेंगे जब जाना होगा तो। ठीक है, जगह बड़ी है, हर जगह बोरियां बिछियां ने और जगह ही साथ हो जाओ। सर आप भी कहेंगे 5 बैठे हो तुसी? हाँ, एक उधर जगह बनाओ, तो बैठे रहते ना उधर भी, उधर। अच्छा, भाई तो कहता ही रहता है। ओके, प्लीज सुने। लिख लिया जी कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग। अब नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा इसको रिटेन्ड अर्निंग्स ही लिख लो ताकि आपको एंट्री बोलने में समझने में आसानी रहे। जी ओपनिंग प्रॉफिट्स 97 और क्लोजिंग 10652। जल्दी 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 साथ साथ ये करते हैं। अब एक छोटी सी बात ये लिखने के बाद समझिए, अगर कैपिटल अलग है तो इसका मतलब अगर इसमें कुछ होगा तो वो कैश ही हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट अब यहां नहीं, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स में। ड्राइंग्स या डिविडेंड यहां कैपिटल में नहीं, बल्कि ड्राइंग्स हो चाहे डिविडेंड हो, जो भी लफ्ज लिखा होगा वही लिख देंगे। ठीक है जी, बोतल ही ले आए है कि मैं बार बार बुलाता रहता हूँ इसलिए। ये नहीं काबू होनी भाईजान, यार वो ग्लास वाला काम ही ठीक है, ये वापस ले जाए। इसने यहीं से बड़े बड़े गिर जाना, मैं जितनी को टेके लगाता रहता हूँ। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिए, साथ ही थोड़ा सा अपने बात भी कर ली कि अब अलग अलग हो गए हैं तो प्रॉफिट्स जो ड्राइंग्स यहाँ पर कैपिटल के अकाउंट में सिर्फ कैश आ सकते। क्वेश्चन है बेटा कोई? जी बोलो।
बेटा ड्राइंग्स डिविडेंड डेबिट साइड पे क्यों आता है रिटेन अर्निंग के? प्लीज। हाँ, डिविडेंड डेबिट कहाँ होता है? रिटेन अर्निंग्स में। देखे बात सुने, रिटेन अर्निंग्स क्या है? प्रॉफिट्स। डिविडेंड या ड्राइंग क्या है? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट्स में कम ही होना है ना। यही कैपिटल में ड्राइंग लिखा होता था। इसकी एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल या कैश क्रेडिट कह लो, ठीक है। तो डिविडेंड को डेबिट करना हो तो रिटेन अर्निंग में डेबिट कर लेते, जैसे ड्राइंग्स को डेबिट करने की बजाय कल कैपिटल में डेबिट कर लिया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। कोई नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख लेते हैं। ओपनिंग बता दें, क्रेडिट नेचर है 1911, क्लोजिंग 2676। मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा, फटाफट आपने लेजर ओपन करना। ओके, नेक्स्ट क्या है? 10% बैंक लोन जी। 10% ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये तो जाएगा वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। लेजर 10% लोन, वो लॉन्ग टर्म लोन ही है। चलो लॉन्ग टर्म लोन लिख लो या 10% लिख लो जी। ओपनिंग नील, क्लोजिंग। आपको यहीं से ही पता लग गया है कि इस साल में लोन आया है, कैश इनफ्लो हुआ है, नजर आ रहा है कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लेकिन चलें बारी आने पर ही उसको लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट करंट लायबिलिटी स्टार्ट हुई। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का लेजर बनेगा, हाँ वर्किंग कैपिटल में। यस, वर्किंग कैपिटल आइटम है तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रेड एंड अदर, लेकिन लिखते ही ख्याल आया उसके साथ तो एक एडजस्टमेंट जुड़ी हुई है, तो रुक गए अभी यहाँ पे कुछ भी करने से। मैं तो कहता हूँ सारी बैलेंस शीट पहले पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम वर्किंग कर लेंगे, ठीक है। वर्किंग का जो भी नंबर बनेगा वो वर्किंग लिख के मैं फिर यहाँ इंक्रीज डिक्रीज ले लूँगा, ठीक है। पता नहीं क्या है एडजस्टमेंट में, चेक तो कर लेना ज़रा, एडजस्टमेंट पढ़नी। आगे बढ़े, इनकम टैक्स पेएबल, इसका लेजर बनेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, याद करो वो रूल मैंने कहा था, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के अलावा सबके लेजर बनाने हैं, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लाजमी बनाना है। तो ये लाजमी वालों में से है। इंटरेस्ट ये 7 ना आपके पास, आप भी ना वर्किंग नंबर, वैसे मैंने पिछली क्लास में ना चूंकि ये एडजस्टमेंट साथ ही पढ़ा दी थी तो आप वर्किंग का नंबर बदल लेना, कोई मसला नहीं है जी। इंटरेस्ट नहीं, सॉरी टैक्स है, टैक्स पेएबल आ गया। इंशाल्लाह एक आध दिन में डिविडेंड पेएबल भी आएगा, टेंशन नहीं लेनी आप, फिलहाल तो टैक्स। मैं कहता हूं टैक्स एक्सपेंस लिख लो, एक्सपेंस लिख लो। अगर क्लोजिंग इधर आएगा तो वो ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये एडवांस एसेट होता है, और इधर आ जाए तो लायबिलिटी होता है, जैसे हम करते आए हैं आज तक। कोई एतराज तो नहीं है इस पे, ठीक है। अच्छा आगे, अच्छा बता दें, टैक्स पेएबल है, ओपनिंग कितना पेएबल है? 994 और क्लोजिंग 1300, ठीक हो गया। तो आपकी वर्किंग 6 ये बन गई होगी। अगर 8 लिख लें तो क्या ही अच्छी बात है, यहाँ पे बोर्ड से भी रेफर हो जाएगी। मैंने वो भी एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी ना, तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ दी थी साथ ही आपकी क्लास में। मैंने सोचा चलो पहले बैलेंस शीट कर लेते हैं, तो दोनों दफ़ा करके देखूंगा, तीसरी में फिर वो करवा दूंगा जो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्या है? अब तीसरी क्लास है ना, सारे आ जाना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का लेजर बनेगा, हाँ वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। चले बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव है, मैं नीचे लिख देता हूँ। ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है? नील। आगे बढ़े, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की साइड खत्म हो चुकी है, चलें आगे। नेक्स्ट एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स हैं। मैंने पूरा सवाल आपको गो थ्रू करवाया है, कहीं पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा मिला है? इसका मतलब मुमकिन है ही नहीं एसेट और एक्यूमुलेशन को अलग अलग करना। तो फिर हम एसेट अकाउंट को किस पे बना लेते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट ही किस पे बना लेते हैं? बुक वैल्यू, ठीक है। ओपनिंग बुक वैल्यू बता दें 845 और क्लोजिंग 19628। ले जल्दी जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म है तो इनका लेजर ओपन होगा या वर्किंग कैपिटल में? अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सोच में पड़ जाते हैं, गौर से सुनते नहीं है। मैंने कहा लेजर ओपन होगा या वर्किंग कैपिटल, अब सोच रहे हैं जो रह गया ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो होगा। खुदा का नाम लो, पहली बार भी सही बात हो सकती है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेजर ओपन करेंगे या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बताइए। 6498 क्लोजिंग 7645। नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्रीज का लेजर ओपन होगा क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? इन्वेंट्रीज तो चलो जी, शुक्र है इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ये वाले नंबर तो पकड़ लेना फटाफट। इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं। एसेट है इन्वेंट्रीज, एसेट बढ़े तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को। कल से इंशाल्लाह ये कैश लिखना छोड़ देंगे, डेबिट क्रेडिट लिखते रहेंगे, ठीक है जी। कितना आ गया? 1569। नेक्स्ट क्या है जी? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स है जी। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का लेजर बनता है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते होंगे, तो फिर वर्किंग कैपिटल का आइटम है तो लिख तो लें ट्रेड एंड अदर। हाँ, ट्रेड एंड अदर पेबल्स वाली एडजस्टमेंट मैं पहले करवाऊंगा, फिर आप उसकी नकल करेंगे। और ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स पहले आप बनाएंगे, फिर मैं उसकी नकल करूंगा। ये दोनों एडजस्टमेंट्स करेंगे हम इस तरह मिलजुल के, ठीक है ओके। रह क्या गया जी? कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक जी। ओपनिंग 4 ओनली, क्लोजिंग सही काम में चलाया उन्होंने। पिछली क्लास के बाद एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने आके मुझसे पूछा ये क्या बात हुई, बैंक ओडी भी आ रहा है और बैंक पॉजिटिव भी आ रहा है। मैंने कहा इसके तो कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली बात और तरह से है। भाई 2 बैंक अकाउंट भी तो हो सकते हैं, एक ओडी एक बैंक में, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है, उसने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है एसेट साइड पे कैश एंड बैंक। अब देखो तो पिछले साल में सिर्फ 4 रुपए पड़े हैं, तो मतलब प्रोबेबली ये कैश के अंदर कुछ पैसे पड़े होंगे, बैंक में कुछ पैसे नहीं थे, बल्कि वो पिछले साल में ओवरड्राफ्ट था। और अगले साल में जब बैंक पॉजिटिव हुआ है तो बैंक वाले पैसे और कैश वाले मिलके काफी हैवी अमाउंट बन गई है और ओडी नील हो गया। बहरहाल इसको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल में लिखा हुआ है, चलते जाओ। लॉजिक भी दे दी वैसे थोड़ी सी, ठीक है आगे बढ़ें जी। बैलेंस शीट खत्म, रह गया इनकम स्टेटमेंट। तो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द ईयर 6283 जी। 7659 है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो ये लाइनें लगा लेना आप, 100 के नीचे एक लाइन लगाएं ताकि 7659 टोटल साबित हो। 6402 लिखा हुआ है ना, फिर 1357 लिखा हुआ है, फिर -100 लिखा है, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगाओ ताकि 7659 टोटल आपको नजर आए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर नीचे 1376 टैक्स एक्सपेंस है, उसके नीचे एक लाइन लगाएं ताकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको नजर आए 6283। लग गई जी लाइन? चले ओके जी। अब रह गई हैं फिगर्स अदर इनकम की। 100 का इंटरेस्ट एक्सपेंस और 1376 का टैक्स एक्सपेंस। इन तीनों पे आप निशान लगा लें, स्टार लगा लें, ये अभी तक हमने नहीं देखे हैं। नॉन कैश है, नॉन कैश इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉन कैश लिखवाया था कल यहाँ पे परसों के, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, है नॉन कैश। और अदर इनकम आ रही है, हो सकता है उसके अंदर कोई गेन और डिस्पोजल हो सकता है, कोई और इनकम भी हो, नॉन कैश, हमें तो कैश से लेना देना होगा। तो बहरहाल ये 2 फिगर्स बिल्कुल एडजस्ट होंगी। तीसरी को भी देखते हैं, ये 3 फिगर्स रह गई हैं अभी पेंडिंग, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ 3 फिगर्स अभी रह गई हैं, बाकी बैलेंस शीट भी हमने सारी पोस्ट कर ली है, सिर्फ 2 फिगर्स नहीं लेकर आए क्योंकि उनकी एडजस्टमेंट थी, ठीक है ओके। अब जी पॉइंट नंबर 4 और
ट्रेड एंड अदर पेएबल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। सबकी तवज्जो चाहिए, अब सब साथ साथ नोट नहीं करेंगे, नई चीज़ आ गई है, पहले आप तवज्जो से ध्यान से देखेंगे, फिर बोर्ड पे बगैर देखे आप खुद इस काम को करेंगे, ठीक है। पढ़ूं? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स वैसे लिखे कितने हुए हैं, गिवन कितने हैं ट्रेड एंड अदर पेएबल्स? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, आपने कुछ भी नहीं लिखना, प्लीज प्लीज अभी कुछ नहीं लिखना, मेरी रिक्वेस्ट माना करें, मैं प्लीज प्लीज करता रहता हूं, आप लोग मानते नहीं। 49 फायदा होगा आपको इससे, 333 चले, ये तो सवाल में गिवन था। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी साल। मैंने आपको ये जो है वो बोरिंग कॉस्ट भी करवाया था, फिर आगे भी एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट की बात आती रही, तो हमने यही बात देखी थी कि बैंक है लोन दे देता है, इंटरेस्ट किसी भी तरह से ले सकता है, वो मंथली बेसिस पे ले, क्वार्टरली बेसिस पे ले, 6 मंथली बेसिस पे ले, एनुअल बेसिस पे ले, उसकी मर्जी है, ठीक है, उसकी मर्जी है। लोन चाहे 20 साल बाद ले, इंटरेस्ट तो पीरियोडिकली लेना है, वो पीरियोडिकली जो लेना होता है इंटरेस्ट वो मैक्सिमम भी साल ही हो सकता है, नॉर्मली साल भी नहीं होता, इससे कम अरसे के बाद इंटरेस्ट लेता है, बहरहाल मैक्सिमम साल तक जा सकता है। तो आज वाले सवाल में वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट हर साल 30 जून को पे होना है, एग्रीमेंट में लिखा गया इंटरेस्ट हर साल 30 जून को पे होना है। अभी नोट करना रोक दें बेटा प्लीज, सब बात समझें अब, ठीक है। ये कुछ भी नहीं नोट करना है, मैंने आप लोगों को मना किया, आप लोग भी इसी क्लास में बैठे हुए हैं, मैंने कहा कोई नोट नहीं करेगा तो कोई में आप भी आते हैं, बॉल पॉइंट रखना। फिर एडजस्टमेंट पढ़े जी। ट्रेड एंड अदर पेएबल सवाल में गिवन थे, आगे मैं पढ़ रहा हूं एडजस्टमेंट। वो कहता है 30 जून हर साल 30 जून को इंटरेस्ट पे होना है। अब साल के शुरू में तो लोन था ही नहीं, लोन आया कब है, वो कह रहा है द बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर 15। अब 1 जून से तो लोन आया नहीं है, 1 जुलाई से, ठीक है, नवंबर से आया है। कोई हो सकता है ना पहली बार लोन लेने गए तो 1 नवंबर को गए और बैंक ने कहा मैं तो हर साल 30 जून पे आपसे इंटरेस्ट लूंगा, तो पहली बार जब बैंक इंटरेस्ट लेगा इनसे तो कितने महीनों का होगा, नवंबर दिसंबर से 30 जून अगला साल, 8 महीनों का पहली बार दे देंगे, क्योंकि 8 महीने ही लोन इस्तेमाल किया है ना, फिर ऑनवर्ड्स हर साल 12-12 महीनों का पूरे साल का पे होने लग जाएगा। अब क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनेगा, बोलो पहली बात तो ये बताओ, क्या इंटरेस्ट, अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ गया है तो क्या उसका लेजर बनना है? हमने रूल में लिखा था इंटरेस्ट और टैक्स को तो माफी नहीं है, जैसे टैक्स का लेजर बना वैसे ही इंटरेस्ट का लेजर भी बनेगा। मैं इसको भी एक्सपेंस लिख देता हूं जैसे हमें आदत है, कोई भी नोट ना करे प्लीज, सब काम आप बाद में करेंगे, प्लीज प्लीज खुद करेंगे, कॉन्फिडेंट रहें, कर लेंगे इंशाल्लाह। यहीं पे लिखा होगा ना सब, ना हो तो फिर नोट भी कर लेना। पर पेपर में क्या बोर्ड साथ लेके जाओगे या मुझे साथ लेके जाओगे? तो एडजस्टमेंट को सूखा मुझे कहता है आपको साथ लेके जाएंगे, नहीं बेटा नहीं है, मुझे नहीं साथ लेके जाना आपने, मैंने तो आपको नजर ही नहीं आना जिस दिन आपका कोर्स पूरा होना है। मैं कह जाओ चलो भजो जी, तुसी जानो ते आई कैब जाने, ओके मेरी जाने भला। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनना है, ये वही इंटरेस्ट पेएबल रिसीवेबल, तो ये एडवांस में तो प्रीपेड तो हो ही नहीं सकता, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रीपेड तो हो नहीं सकता। हाँ इंटरेस्ट इनकम होती तो वो अलग बात थी, ठीक है ना, वो रिसीवेबल हो सकती, बहरहाल इंटरेस्ट प्रीपेड तो हो नहीं सकता, तो इसी में पेएबल लिखेंगे ना। अच्छा अब मेरा सवाल आपसे, 1 नवंबर को ये लोन आ गया, नवंबर दिसंबर से लेके 30 जून अगले साल पे जाके पहली पेमेंट होगी। इसको भी छोड़ो, मुझे बताओ एक्सपेंस का लेजर है, कैश किस तरफ आना है, पहले तो ये बताओ कैश किस तरफ आना है, एंट्री करो, एक्सपेंस की एंट्री करो, क्या एंट्री होती है, ठीक है, कैश तो आना है डेबिट साइड पर, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर होगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है वो क्रेडिट साइड पे आएगी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ इसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस लिख लें, ये ले प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गया। अच्छा अब मेरा फिर सवाल, 1 नवंबर को लोन आया, 31 दिसंबर 15 में हमारा साल एंड हो गया, कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, कुछ भी पेमेंट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, क्योंकि पहली पेमेंट ही कब जाके होनी है, 30 जून 16 पे,
अगर यकम नवंबर 15 पे लोन आया है तो पहली पेमेंट कब जाके होनी है? 30 जून 16 पे। तो 31 नवंबर 15 तक तो कोई पेमेंट नहीं हुई। तो इस साल में इससे पहले कोई लोन था नहीं, कोई इंटरेस्ट था नहीं। ओपनिंग पेएबल, मुझे बताओ ओपनिंग पेएबल कितना था? कुछ नहीं था, लोन नहीं था, पेएबल भी नहीं था, और इस साल में कोई पेमेंट भी नहीं हुई। तो इसको इग्नोर कर दे, इसको इग्नोर कर दे। नवंबर और दिसंबर लोन इस्तेमाल किया है, बैंक का पैसा इस्तेमाल किया है, एक्रूअल बेसिस पे एंट्री किया करते हैं। आज 31 दिसंबर को ये जाकर बैंक के मुंह पे लोन मारे, नहीं चाहिए हमें लोन, हमने नहीं हराम इंटरेस्ट देना, तो बैंक कहेगा पिछले 2 महीने तक दे दो ना, तो उसके बाद पाक हो जाना। बात समझे? बैंक ने 2 महीने अगर पैसे इस्तेमाल करने दिए हैं तो बैंक ने उन 2 महीनों का इंटरेस्ट लेना ही लेना है। ठीक है, अगर आज आप सारा लोन वापस कर दो तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट लेगा आप। ठीक है, तो इसका मतलब 2 महीने के इंटरेस्ट की एंट्री होनी चाहिए थी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल। वैसे ही जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं बनता कितना है 2 महीने का। 6000 का लोन आया है, 10% इंटरेस्ट रेट है, इंटू 2/12 कितना बने? क्या चेक करना जरा, चेक करें जरा, ऊपर जाकर चेक करें जरा, इनकम स्टेटमेंट में ऊपर जाकर, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट जरा सफा इधर पलटना पड़ रहा है, मैंने इसीलिए एक समय कर लिया जी। 100 रुपए है, मतलब ये काम हो गया है। इसीलिए तो मैंने कहा था, उसूल लिखवाया था परसों, ये सब कुछ सही सही हो चुका है। ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जब तक सवाल खुद नहीं कहेगा, सवाल कल से कहने लग जाएगा, एक दो सवाल हैं ऐसे, एक छोटी मोटी गलती भी करवाएगा, प्रॉफिट को सही करके आएंगे। लेकिन अभी तक तो जो नॉर्म है कैश फ्लो की वो क्या है? सब कुछ सही सही बन चुका है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सब सही हुआ, हम सिर्फ रीडू कर रहे हैं, अपने मतलब की चीजें निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हुआ है, नजर भी आ रहा है हुआ है, और वो आगे बता भी रहा है कि हुआ है। पढ़ो पढ़ो क्या कहता है? इंटरेस्ट फॉर 2 months हैज बीन एक्रूड, हो चुका है, एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर। अच्छा, हुआ तो था 100 का एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट बैलेंस शीट में इसलिए नजर आया था क्योंकि उसने ऊपर ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं लिखे हुए, उसने लिखा हुआ ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, उसने इंटरेस्ट पेएबल को भी बीच में ही छुपा दिया। कोई बात नहीं, ये एंट्री हो गई है। अगर 100 रुपए का एक्सपेंस बन गया था और वो पे अभी नहीं हुआ तो क्लोजिंग डेट पे वो क्या है? पेएबल। अब इधर देखें जरा, पहले मैंने आपको बताया था यहां पर आप एडजस्टमेंट करते हैं डेप्रिसिएशन की, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल की, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम की। तो अभी क्या आ गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, बोलो, नजर आ रहा है, नॉन कैश। देखो कैश पेड नहीं है, एक्सपेंस पड़ा है, 100 माइनस भी आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट तक आते आते 100 माइनस हो चुका है भाई, ये तो कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। करो रिवर्स इसको, हमने यहां पर लिखा प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना। अब वहां वर्किंग कर दिया तो वर्किंग का ही रेफरेंस दे दो, मैं तो कहता हूं जी, वर्किंग 7। मैं फिर इधर दोबारा क्यों लिखे 1? ओहो नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने वैसे ही चेक किया था, गिवन था। ठीक है, एडजस्टमेंट की भी जरूरत, वर्किंग की भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। ये 100 रुपए का एक्सपेंस रिवर्स हो गया। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स कर लिया है, इंटरेस्ट पे कितना किया है इस साल? नील। तो यहां पर इंटरेस्ट पेड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा होता कि आ जाता कुछ पेड भी, अच्छा होता, फिर किसी दिन आ जाएगा, कल परसों किसी सवाल में आ जाएगा। लेकिन पता लग गया, अगर यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर कहता जी 50 रुपए हो गए, तो यहाँ पे 50 पे हो जाता, 50 पेबल होता, तो हम 100 को रिवर्स करते, 50 को नीचे लेस कर देते। ठीक है, लेकिन अभी बात पूछे नहीं, एक्सपेंस कितना हो चुका है? 100। मैं ये तो कह रहा हूं बेटा, तो 50 पे किया है ना, तो यही तो कह रहे हैं, प्रॉफिट तक आते आते 100 का एक्सपेंस माइनस हुआ है, नॉन कैश, उसे रिवर्स करो। और कैश क्या पे हुआ है? दरअसल 50 तो माइनस करते, लेकिन नहीं है ना आज, तो अभी बात पूरी नहीं हुई। अगर आपने इंटरेस्ट का लेजर बनाना है लाजमी, देखो एक आइटम कैश फ्लो के इस फॉर्मेट में, एक आइटम एक वक्त में एक ही जगह आ सकता है, या उसका लेजर ओपन होगा, या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, या वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। ठीक है, कभी ऐसा देखा आपने कि किसी का लेजर भी ओपन किया और उसको वर्किंग कैपिटल में भी लाए हो? बोलो और बोलो तो।
अब अगर आपने इंटरेस्ट का लेजर बना लिया इंटरेस्ट पेबल का, तो क्या ट्रेड एंड अदर पेबल्स में इंक्लूडेड पड़ा रहने दोगे? बेटा उसका लेजर बन गया, वर्किंग कैपिटल में नहीं आ सकता। इसको क्यों हम वर्किंग कैपिटल में नहीं जाने देते, जब सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये भी हो जाए, उसकी वजह फिर बताऊंगा। सिर्फ हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा कि ये हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं होते। लोन ले लिया, पैसे इंटरेस्ट पे किया, लोन पे पैसे दे दिए, किसी को इंटरेस्ट रिसीव कर लिया वगैरह वगैरह, बात करेंगे इस पे, ठीक है। आप बस अभी तक ऐसे ही सोचें, हमने कहा था इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर बनना है। जब आपने इंटरेस्ट का लेजर बना लिया है तो या तो इसका लेजर बने या फिर वो वर्किंग कैपिटल में आए। अब लफ्ज लिखा हुआ था, पढ़े जरा दोबारा, 2 month इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड एंड इंक्लूडेड, अंडरलाइन करें, इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स। सही है। तो अगर ये यहां पड़ा रह गया ना तो ये वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। आप दो दफा ट्रीट कर रहे हैं इसको, तुकनी बनती है, ठीक है। तो इधर देखें, आप क्या करेंगे, आप लेस कर देंगे इंटरेस्ट पेबल। उसके लिए आप कहेंगे जी जरा वर्किंग 7 की जियारत फरमा ले मिस्टर एग्जामिनर, और ओपनिंग कुछ नहीं था, क्लोजिंग में 100 रुपया है, ये 4 और ये, ठीक है जी। अब आपके क्रेडिटर्स पाक साफ हो गए हैं। पूरी एडजस्टमेंट होने के बाद आपने करनी है, ठीक है। पहले क्या किया, इंटरेस्ट का लेजर बनाया, अब इंटरेस्ट पेबल का जो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बनता था वो कर लिया। अब अगर ये ट्रेड एंड पेबल इंक्लूडेड ना होता ना तो इनको ना छेड़ते, लेकिन इंक्लूडेड है तो उसको निकालना चाहिए क्योंकि उसका लेजर बन गया, वर्किंग कैपिटल में ना जाए। अब आपने इसको चेंज को देख लेना। अब ये पाक साफ ट्रेड एंड पेबल्स हैं जी। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, एसेट। अगर कम हो तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट, कैश को क्या करोगे, क्रेडिट, ठीक है जी। कितने से, 1716 माइनस, ठीक है जी। इस एडजस्टमेंट को करें 2 मिनट में, बोर्ड पे कोई ना देखे, एडजस्टमेंट पढ़े। इन्होंने दसिया सी भाएं सुते सी, हाफ पे कर दिया होता तो 100 तो एक्सपेंस रिवर्स होना ही होना था, 50 पेड आ जाता है ना, तो लेजर में आता ना पेड 50। अगर हाफ पे करते तो पेड होता ना, क्लोजिंग में 50 बचता। और को पूछ ले एक बारी, फिर किसी का सवाल हो अगर तो सुना करो ना यार। जाहिर सी बात है बेटा, प्रॉफिट तक आते आते जो लेस हुआ उसी को ऐड करोगे ना। अजीबो अमीर सवाल कर रहे हो आज तो। ना चातियां मारे बोर्ड की तरफ। एडजस्टमेंट है ही सिर्फ यही। जो बच्चे नहीं मानते वो देखें फिर बोर्ड, और फिर अगली बार मानेंगे बात। बाकी जिन्होंने बोर्ड नहीं देखा और खुद कर लिया वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे इंशाल्लाह। एक मुश्किल एडजस्टमेंट है, समझ नहीं आती। अगर समझ आ गई तो फायदा उठाएं, अभी अप्लाई करने। बातें मत करो शानी, इसको कहो तुम, मुझे भी सर ने रोका है तो मैं तुमसे ही बात कर रहा था, तुम भी चुप कर जाओ। एडजस्टमेंट कर ली है देख के, फ्रॉड नहीं आना, उस्ताद का फ्रॉड नहीं। मैं नहीं डरता शरता, तुम लड़के ले आओगे। क्यों भाई, क्यों डरना पड़ेगा है इसको, क्यों डरना पड़ेगा है भाई, इसको बोलो, इसको जरा बुलाना, इसको क्यों डरना पड़ेगा। आवाज तो तुम्हारी लग रही थी, तुम्हारा को हम आवाज है। फिर प्लीज बातें नहीं ना बेटा, प्लीज। कल 37 समझ आ गई। कितने बच्चों ने एडजस्टमेंट खुद कर ली है, बिल्कुल खुद की। बाकी भी करें, मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी करें प्लीज। इसको खुद पढ़ के परफॉर्म कर लेंगे ना तो यहीं पे समझ आ जाएगी क्लास में। फिर होमवर्क में नया सवाल करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं रहेगी।
इसलिए टाइम लगा रहा हूँ। खुद की है, अभी लग जाता है। ओके जी, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक एडजस्टमेंट नहीं की? कितना टाइम लगेगा? अब वो बच्चे नोट कर लें जो रह गए, और बाकी बच्चे एडजस्टमेंट 5 पढ़े, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स को उठाएं और अगले 2 मिनट में ये एडजस्टमेंट कर दें आप। मैंने लिखा नहीं इसलिए ताकि चाती ना कोई मार सके, मैं बाद में लिखूंगा ये एडजस्टमेंट को। जल्दी करें, तो रह गए थे अब वो नोट कर लें, बल्कि नोट बाद में कर लें, बेटर है वो ट्रेड अदर रिसीवेबल पे अप्लाई कर लें इसको। जैसे तो फिर मैं घर से ही ले आया करूं बोतल, अगर बोतल में पीना होता है यार। मैंने सबक दिया है। मैंने क्या इन्हें मुंजी लाई है अंदर। मुंजी समझते हैं? कितने बच्चे मुंजी समझते हैं? सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स। मुंजी कहते हैं चावल से पहले वाली फॉर्म को। चावल जब सिट्टा होता है ना, इसको चोना कहते हैं हम। सिट्टे से जब चावल उतरता है तो वो चावल इस शक्ल में नहीं होता जिस शक्ल में आपको नजर आता है, फिर वो अपनी फैक्ट्री में जाता है, फिर वहां से वो बनता है। तो जो बंदा पानी बहुत ज़्यादा पी रहा हो ना, कहते हैं तू अंदर मुंजी लाई है, क्योंकि चावल की फसल में पानी हर वक्त खड़ा रखना पड़ता है उसको तैयार करने के लिए। एनीवेज, अब काम करें, छोड़ें आप ज़राअत की क्लास फिर कभी, वो मेरी अपनी बड़ी कमज़ोर है, आगे पिछली होती है कर। काम वैसे ठीक है ये। कोई ऐसा बच्चा है जिसने ट्रेड एंड रिसीवेबल एडजस्टमेंट कर ली? 1 2। चले, मेरी तैयारी तो हुई बड़ी। कितने बच्चों ने कर लिया एडजस्टमेंट? लेट मी गिन द हाथ। 1 2 3 4 5। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी बूढ़ा हो जाऊंगा इंतजार कर कर। तुम्हारे एडजस्टमेंट नहीं की। नहीं, इसीलिए कि पिछली बार हमने नकल की थी, तो अब तुम हिम्मत ही हार गए बेटा। नहीं, मैं समझाऊंगा क्या बेटा, पेपर में ऐसे ही बैठे हो, साथ वाले का मुंह देख रहे हो, तो यार ये करी जा रहे हैं, ये करी जा रहे हैं। पासिंग मार्क्स, जो आसान सवाल हो उनमें पासिंग मार्क्स नहीं लेने होते, आगे मुश्किल भी होते हैं। कान पकड़ो साथ वाले का। स्टॉप राइटिंग अगेन, रेज योर हैंड्स। जितने बच्चों ने एडजस्टमेंट कर ली है, कुछ बढ़ गए हैं, हाँ 20 से करीब हो गए। अच्छा जी, देखें सबकी तवज्जो अब, बस ठीक है, सब रुक जाएं, अब सब रुक जाएं, मतलब रुक जाएं, वरना ना खुदा ही मिलेगा ना मिसाले सनम, ना मतलब कि ना आपसे खुद होनी है एडजस्टमेंट, ना आपने समझनी है। सुन लें अब, ट्रेड एंड रिसीवर्स कितने गिवन है सवाल में? 2 2 7 3 3 8 6 5। अब दोबारा लिखना पड़ गया, चलो ओके आगे बढ़े। कहाँ भी है कितनी बार इसको दवाई खिला के लाया करो क्लास। ओके, अब एडजस्टमेंट 5, अदर इनकम इंक्लूड्स
अब फौरन चले गए 1357, अदर इनकम क्या थी 1357, वो कह रहा है इसमें शामिल है इनकम ऑफ 398। भाई इनकम में इनकम शामिल है तो कोई गलती है? चलो, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम है ये, और इन्वेस्टमेंट इनकम का लेजर बनाओ। इनकम का लेजर बनाना आता है आपको? ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा था बस फर्क सिर्फ ये है, वो पेबल है, ये रिसीवेबल है, वहां पे एक्सपेंस है, यहाँ पे इनकम है, और कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था आपको एडजस्टमेंट नलायको। ये देखो, अब देखो, अब इनकम का लेजर है, कैश किस तरफ आएगा? बोल दो ना। एक्सपेंस इनकम ढूंढना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, कैश तो आसान है, बचपन से पता है हमें। कैश डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, कैश डेबिट तो इनकम क्रेडिट। जी कितने से? पता नहीं कितने से, ये तो कैश नहीं पता अभी हमें हमने सिर्फ ये देखना था कि जो इनकम उसने बता दिया उसको लिखें किस तरफ, वो फिगर गिवन थी। तो अब अगर कैश इस तरफ आ गया तो इन्वेस्टमेंट इनकम, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है, इस तरफ आएगी। वो आएगी क्या? वो आ रही है फिगर। क्या कह रहा है? अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 390। अब आप एक बार परेशान हो गए हो, 1357 है इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम, उसमें 398, फर्क कितना पड़ता है जरा देखो। 1357 959। अब ये पता नहीं क्या हो सकता है, कोई और भी इनकम पड़ी हो। अभी इंतजार करते हैं सवाल होने का। 959 बीच में कुछ और भी पड़ा है, 1 2 3 और भी इनकम्स हो सकती हैं। फिलहाल उसने कहा अदर इनकम में जो बहुत सारी इनकम जो पड़ी हैं अदर इनकम ने, उसमें से एक क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम। आगे पढ़े। ये तो सवाल आसान था, मेरे वाली एडजस्टमेंट मुश्किल थी। इसमें सिर्फ मुश्किल इतनी थी कि इनकम थी एक्सपेंस की बजाय, रिसीवेबल था पेबल की बजाय, वरना तो उसने ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए थे। देखो आगे कहता है एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड, अंडरलाइन करो, इसको तो बाद में देखते हैं। एट 31 दिसंबर 15 इनकम, मैं ये कह रहा हूं ये इंक्लूडेड, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड को ब्रैकेट लगा लो, इसको बाद में देखते हैं। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड ब्रैकेट लगा लो, इसको बाद में देखते हैं, बाकी जुमला पढ़े। एट 31 दिसंबर 15 इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू, क्लोजिंग रिसीवेबल है तो एसेट है 90, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? इसका मतलब ओपनिंग है। ये जुमला लिखने का तरीका इस तरह का क्या मतलब है? वो लिखता हुआ आ रहा है एट 31 दिसंबर 15 इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल इज 96, और उसका ब्रैकेट मतलब क्या है? एट 31 दिसंबर 14 ये कितनी थी? 80। तो 31 दिसंबर 14 पे अगर 80 थी तो वो 1 जनवरी 15 का ओपनिंग था। सब कुछ तो गिवन था। बताओ अब बैलेंस 380। अब इधर देखो बेटा, हमें इस इनकम से सख्त एतराज है, ये नॉन कैश है, हमें चाहिए ये कैश। तो हम जाएंगे और पहले जाके इस इन्वेस्टमेंट इनकम को रिवर्स कर देंगे, लाइक इंटरेस्ट इनकम, बस नाम बदला है। इंटरेस्ट इनकम क्या है? किसी को पैसे उधार पे देके इंटरेस्ट ले लिया। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है? किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और उस पे, मतलब शेयर्स खरीदे तो पैसे दिए ना, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, उस पर डिविडेंड ले लिया, बस फर्क इतना सा, नाम का फर्क है, इनकम तो यही। ठीक है, तो इनकम प्रॉफिट तक आते आते क्या हो चुकी है? आप क्या करोगे? लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। देखो कल हमने लिखा था यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस स्लैश इंटरेस्ट इनकम, आज इंटरेस्ट इनकम नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो इनकम नाम ही बदला है, ट्रीटमेंट तो वही है। इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन थी सवाल में, कितनी? 390 माइनस। ठीक हो गया। अब इन्वेस्टमेंट इनकम ये थी, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है? 380। यहां जगह नहीं है, वैसे भी यहां पे मैंने फाइनेंसिंग वाली 1 2 चीजें लिख दी, चलो ड्राइंग्स लिख दी, इंटरेस्ट लिख दिया, पर इन्वेस्टमेंट तो क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ऊपर खरीद रखी है ना, उन्हीं पे डिविडेंड मिला होगा, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही लिख देते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह लो, या इन्वेस्टमेंट, ये जरा कंफ्यूज करेगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, चलो यूं कह लेंगे। वर्किंग नंबर
12 आंसर 380 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है कैश इनफ्लो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इनकम को रिवर्स किया, जैसे एक्सपेंस को रिवर्स किया था, वो पेड था नहीं, इसमें रिसीव्ड है, तो हमने रिसीव्ड को ले लिया। तो जो मैकेनिज्म चल रहा है, गेन लॉस रिवर्स करते हैं और कैश रिसीव पेड को निकाल रहे हैं, वही काम यहाँ पे किया। यहाँ तक कोई मसला? अब अगला मसला क्या है? अगला मसला ब्रैकेट है। समझ नहीं आई बेटा? समझ नहीं आई पॉइंट? क्या समझ नहीं आई? कैश आपके पास ओपनिंग रिसीवेबल था 80 और मजीद रिसीवेबल बढ़ गया 398, क्लोजिंग में 96 है, तो फिर बाकी किधर गया? वो पैसे आ गए, ठीक है। इन्वेस्टिंग ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। ऑपरेशंस तो ये है नहीं, नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है कि किसी को पैसे दे देना या कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना या किसी से पैसे उधार पे ले लेना, ये नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं। नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं चीज़ें बनाना, रॉ मटेरियल खरीदना, उनसे प्रोडक्शन करना, उनको सेल करना, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, वो सब नॉर्मल एक्टिविटी है। वर्किंग कैपिटल में सिर्फ वही आता है, ठीक है। ओके जी, कैश किधर ना, वो नीचे अलग से किया हुआ है, ठीक है। वैसे उसकी इजाजत देता है स्टैंडर्ड, इसलिए हमने उसको वहीं पे रख लिया था, ठीक है। लेकिन आप ये तो देखो ना कि हमने ऊपर एडजस्टमेंट्स के अंदर तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट किया है, एडजस्टमेंट में गेन लॉस को एडजस्ट किया है, एडजस्टमेंट के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट इनकम को एडजस्ट किया। उसकी वजह क्या है? चले सुन ही ले, थोड़ी सी वजह, ज्यादा नहीं, अब थोड़ी सी बात सुन ले। वैसे ये बात अभी मैंने करनी है, पहली क्लास में नहीं की, उनको सिर्फ कह दिया था। हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं होते फिक्स एसेट बेचना खरीदना, बेचने पर गेन आया, कभी कभार होता है, अलग रखा। नॉर्मल ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है कि पैसे लेके इंटरेस्ट देना है, अलग रखो। नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं है कि शेयर्स खरीद के इन्वेस्टमेंट इनकम कमानी है, अलग रखो। वरना अदर इनकम में क्यों पड़ा होता? वरना सेल्स रेवेन्यू में पड़ा होता है ये सब कुछ। अदर इनकम रखने का मतलब ही क्या होता है? हमारी कोर एक्टिविटी की इनकम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको ऑपरेशंस का पार्ट नहीं बनाया, अलग से शो किया, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को नीचे लेस कर दिया था, अब जगह नहीं है, वहां पे भी ऐड भी कर देते तो काम चल जाना था, कोई इतना मसला नहीं था। आप नीचे इंटरेस्ट पेड जहां लिखा हो वहां पे इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड भी लिख दें, हर्ज कोई नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है सामने, ईजी है, लिख लें वहां पे, बेहतर है, ठीक है, सही है। मजीद बात कर लेंगे इसके ऊपर, उलझ रहे हैं खामखा जी। बस आपने ये याद रखना है कि हमने जब इंटरेस्ट का लेजर बना लिया है या इन्वेस्टमेंट का लेजर बना लिया है या हमने टैक्स का लेजर, चलो टैक्स की बात बाद में करते हैं, इनका लेजर जब बना लिया है तो फिर इसको वर्किंग कैपिटल में नहीं जाने देना, अभी ऐसे ही याद रख लें, ठीक है। अब मसला क्या है? मसला है ट्रेड एंड रिसीवेबल्स में ये इंक्लूडेड है, निकाल लो, निकालो बात। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल जी, ओपनिंग कितना है 80, क्लोजिंग 96, आंसर बताएं 3785 2111। अब मूवमेंट 608 168, चलिए अच्छा चलिए, वर्किंग कौन सी है? एरोप्लेन्स जी, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एसेट कम हो तो दूसरा इंपैक्ट कैश को क्या कर दो, कितने से जी 1608 पॉजिटिव, टिक कर लें एडजस्टमेंट 345, एडजस्टमेंट 345, 3 तो इग्नोर करनी है ना, बल्कि एडजस्टमेंट 2 भी टिक कर लें, उसमें कुछ नहीं है। ओनर ऑफ क्यू ई विड्रू 300 पर मंथ जी, पर मंथ है, यहीं पर अंडरलाइन करो 300 इंटू 12 करो, 3600 ड्राइंग्स हैं। चले मैं ड्राइंग की एंट्री के बाद रुकता हूं, नोट करना है किसी ने तो ड्राइंग्स की एंट्री करवा दें। ड्राइंग्स या डिविडेंड, आज रिटेन अर्निंग्स अलग पड़ी है, यहां पे लिखोगे 3600 और यहाँ पे ड्राइंग्स या डिविडेंड पेड 3600 को माइनस कर दोगे। जल्दी से नोट कर लो अगर कोई पिछली एडजस्टमेंट में से भी रहता है, 1 मिनट है बस। एक एडजस्टमेंट 1 रह गई है, वो भी बहुत आसान है, 2 से 3 मिनट में वो एडजस्टमेंट भी हो जानी है।
क्वेश्चन पे थोड़ी सी बात करनी थी, वो अनाउंसमेंट की वजह से 10 मिनट चले गए तो वो बात आगे थोड़ी सी चली गई। कल कर लेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स, जैसे कोई थोड़ी सी लॉजिक किसी चीज़ की थोड़ी सी समझा दी, तो आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम सीखते जा रहे हैं। सवाल पे काबू होना चाहिए, लॉजिक्स तो इंशाल्लाह सिखा के घर भेजूंगा, इससे पहले ख़त्म नहीं करेंगे टॉपिक। सवाल काबू से बाहर ना हो, लॉजिक हो या ना हो। ओके, नोटेड। ओके जी, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 1। Point number 1, during the year movements in PPE include, आगे लिखता है डेप्रीसिएशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन, सरप्लस। तो भाई ये तो होने ही वही चाहिए थे, क्या करें? कुछ गलती है भाई? सब के सब अब एडजस्टमेंट 1 पे हों, अब नोट कोई ना करें, जो रह गया यहीं पे बोर्ड मिटेगा नहीं। वो कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की मूवमेंट्स में ये मूवमेंट शामिल है, डेप्रीसिएशन, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पर तो डेप्शन में यहीं पे ही आनी है, कोई डिस्पोजल है यहीं से निकलेगा, कुछ सरप्लस है इसी में ही आएगा। तो मसला क्या है? इग्नोर करेंगे इसको, रीडू करेंगे। भाई सब कुछ हुआ है, लेकिन अपने मतलब की फिगर्स यहां से निकालनी होती हैं हमने। तो पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट्स इन पीपीई इंक्लूड, बुलेट 1, डेप्रीसिएशन अमाउंटिंग टू 5 टू, और भाई आपको डेप्शन खुद बता रहा है, टेंशन ही कोई नहीं, आसान एडजस्टमेंट। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है तो डेप्रीसिएशन की एंट्री भी है, डेप्शन डेबिट, एसेट क्रेडिट हुई होगी ना, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कितनी है जी? 5 टू। अब ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट भी हुआ होगा ना एक्सपेंस में। आज आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नजर क्यों नहीं आ रहा? आज हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर से चले हैं, सेल्स से नहीं चले। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में शायद चला गया हो, कुछ एडमिन में, कुछ सेलिंग में, हो सकता है इकट्ठा ही रखा हो उन्होंने डेप्शन को, हमारे सामने नहीं है। उसकी वजह यह है ऑपरेशंस का प्रॉफिट निकाल के बाकी कुछ चीज़ें उसके बाद लिखी हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जाहिर सी बात है चार्ज हो चुका है, वो कह रहा है इसमें इंक्लूडेड है, तो हमने तो बस उसको रिवर्स करना होता है डेप्रिसिएशन। आने वाले सवालों में ये इस तरह से भी शायद ना दिया हो सिर्फ, बल्कि आपने अमीन वाले सवाल में देखा था सिर्फ प्रॉफिट की फिगर ही दी हुई थी, तो सब कुछ हो चुका होता है ना, उससे ऊपर वाला सारा काम तो हो चुका है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल हुई होंगी, फिर जीपी में से लेस एडमिन लेस सेलिंग, ठीक है। बस फाइनेंस उन्होंने अलग कर दी, ऑपरेशंस का पार्ट इस तरह से नहीं होता, ठीक है जी। तो डेप्रीसिएशन लेस हो चुकी है, ऐड कर देंगे, और फिगर रेडीली अवेलेबल है कितनी? 5280। ठीक हो गया, पहला बुलेट टिक कर लें। नेक्स्ट बुलेट नंबर 2, मशीनरी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 2481 वाज सोल्ड फॉर 3440। ओए होए, बुक वैल्यू दे दी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्यों? अरे वाह, इसका मतलब रेडी स्टेडी एप्पल गो फिगर है। डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी है, चलो ठीक है मशीनरी लिख दो, अकाउंट तो एक ही है जी। एसेट अकाउंट क्रेडिट करोगे 3440 से नहीं करोगे? अच्छा, बुक वैल्यू है 2481, यहां पे हमने लिखा जा बच्चे डिस्पोज हो जा, और वो यहां पे आ गए डिस्पोज होने। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगली बात रुक जाया करें, पूरी एडजस्टमेंट होने दें। अब मैं रुकूंगा, मैंने आपको डिडक्शन पोस्ट करने दी है जी। अगली बात है, क्यों डिडक्शन बता दो, अब जरूरत ही नहीं है।
जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह एसेट अकाउंट से आई ही क्या चीज है, बुक वैल्यू। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, वॉज सोल्ड फॉर कैश, वॉज सोल्ड फॉर कैश। कैश कैश एंट्री बोलो, कैश डेबिट डिस्पोजल, भाई एपरेंटली नजर आ रहा है 24 वाली चीज 34 की बिकी है तो नफा हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 959 वो है, याद आ रहा है। इनकम में फर्क जो बचा था लब गया, ये है फर्क। यानी दो इनकम्स पड़ी थी। मैंने क्या कहा था 1357 में से वो कितना 398 माइनस करो जरा कितना बचता, आपने कहा 959। मैंने कहा कह रहा अल्लाह खैर करेगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मिल गया। ये क्या है, इनकम है, गेन है, गेन है, डिस्पोजल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। लो जी, अब दोनों फिगर्स मतलब की हैं, इसको नॉन कैश में एडजस्ट करना है, ठीक है। ले आओ यहां पे, गेन है तो माइनस कर देंगे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन, वर्किंग नंबर 13, कितना 959। अब इधर देखो, इन दोनों का टोटल वही इनकम है जो आपकी 1357 नजर आ रही थी, तो वो भी टिक हो गया, ठीक हो गया, ओके सही हो गया। चलें आगे। अच्छा मैं कहता हूं बुलेट 4 पहले पढ़ लो, फिर बुलेट 3 पढ़ते हैं। पोस्टिंग कर ले, पोस्टिंग जल्दी से कर ले पोस्टिंग। कैश नहीं लिखा, सॉरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, दी वर्किंग नंबर 13। तो फिर गेन गिवन होगा, नहीं ये गिवन था जी 3440, ठीक है। बुलेट 4 पढ़ें, बुलेट 4 और जल्दी से एडजस्टमेंट कर लें। जी बुलेट 4, an office building which had previously been revalued was sold at its carrying amount of 25। पता नहीं अब उसका सरप्लस कितना पड़ा होगा, पता नहीं, चलो छोड़ो, हमें कैरिंग अमाउंट तो मिल गई ना। कैरिंग अमाउंट कितनी है 2599 को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करो, डिस्पोजल में जाके डेबिट कर दो। इधर देखो, लेकिन बुक वैल्यू आई है, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगली बात, वो कहता है एन ऑफिस बिल्डिंग विच वॉज प्रीवियसली रीवैल्यूड वॉज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 2599। क्या मतलब, जितने की किताबों में पड़ी थी उतने की बेच दी, मतलब कैश भी 2599 है, यानी देयर इज नो गेन नो लॉस। कोई चीज बुक वैल्यू पे बिक जाए ना तो उस पर कोई गेन लॉस, तो हमारे मतलब की तो एक ही फिगर निकली है। देखें उधर गेन लॉस कोई नहीं आएगा, बस यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, और इसके लिए भी वर्किंग का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, सवाल में गिवन था कितना। डन, लास्ट। ऐसे ही थर्ड बुलेट छोड़ दिया, आसान सही था। फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड फ्रॉम अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 5963 टू 8000। जी सरप्लस आ रहा है या लॉस? एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग 5900 से उड़ के 8000 पे चली है, तो सरप्लस आ रहा है या लॉस? सरप्लस की एंट्री क्या करते होते थे? प्रॉपर्टी प्लांट एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। जी कितने से?
2037 से एसेट डेबिट, 2037 से सरप्लस, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पे लिख दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ पे लिख के बता भी दो 8000 माइनस 5963 तो क्या डन। सारी एडजस्टमेंट्स ओवर हो गई, सारी फिगर्स भी टिक हो गई हैं। एक फिगर टिक नहीं हुई अभी तक आपके सवाल में, बता सकता है कौन सी? रिटेन्ड अर्निंग्स तो हो गई टिक बेटा। ऊपर देखे इनकम टैक्स एक्सपेंस नजर आ रहा है, इनकम टैक्स एक्सपेंस 1376 नजर आ रहा है। चलें अब उसको भी टिक कर लें। कैसे टिक कर लें? इधर देखें, ये टैक्स का लेजर है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में कैश किस तरफ आता है? एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है? क्योंकि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। और एक्सपेंस की फिगर आएगी इस तरफ, टैक्स एक्सपेंस लिख देता हूं, इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब टैक्स एक्सपेंस वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर जाती है वो इस तरफ आती है। अब सवाल में क्या गिवन है? 1376, बैलेंस कर लो इसको, 1070 बैलेंसिंग। अब इधर देखें प्लीज, सबकी तवज्जो प्लीज, बहुत अहम बात होने लगी है। एक्सपेंस को कर देंगे रिवर्स और टैक्स पेड को कर देंगे नीचे माइनस। क्या ख्याल है बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू हुआ करते हैं ना हम, तो हम टैक्स को भी ऐड बैक करते। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, हमेशा बिफोर टैक्स रहेगा। तो जब टैक्स एक्सपेंस इसमें से लेस हो ही नहीं चुका, देखो 7659 में से ये लेस हो चुका है नहीं, तो फिर ऐड बैक करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता 6283 तो फिर उसको ऐड बैक भी करते और नीचे पेड को लेस भी करते। अब तो सिर्फ टैक्स पेड निकाल लिया है। वर्किंग नंबर 8 में कितना? 10। भाई समझ आई है ये बात? किसको नहीं समझ आई? सवाल खत्म। इधर देखें, अगर कैपिटल प्रॉफिट्स अलग है, चलो बैलेंसिंग शुरू करें। चले बैलेंसिंग शुरू कर दें आप। नहीं, आप अपने लेजर की बैलेंसिंग करेंगे सारे। आप सुन ले मेरी बात, नोट करने के लायक कुछ नहीं है इस वक्त, सिर्फ बैलेंसिंग करवा रहे हो सब। घर पे बैलेंसिंग कीजिएगा जाके। तो सवाल बिल्कुल ऐसे डिफरेंट से हैं, मैं चाहता हूँ वो आपकी नज़रों से गुजर जाएं। पास पेपर ऐसे ये 8 और 9, पास पेपर 8 और 9, इसमें जो प्रॉब्लम आए ताकि मैं कल आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। अच्छा सुने, एक दो इसमें टेक्निकल बातें हैं, लाजमी सुने आप, सबकी तवज्जो। 1 बाय 1 बैलेंस करते आए। बैलेंस इस तरफ नजर आ रहा है मुझे, 35। ये प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट्स तो अलग पड़े हैं। ये है कैपिटल इंजेक्टेड। इधर देखें, मैं लिख नहीं रहा अंग्रेजियां। 3516 पॉजिटिव इनफ्लो। नोट कर ले ताकि घर कुछ ना करना, तो कर ले नोट, पुत्र जोर ला। आगे बढ़े। रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? या तो इधर पैट लिखें या वहां पीबीटी लिखें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। इधर हमेशा पीबीटी ही आना है, इधर हमेशा पैट ही आना है। तो एक रूल लिख लें ताकि याद रहे आइंदा के लिए आपको, ठीक है? अभी तो जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा सवाल में पैट दे देगा और टैक्स देगा, यहां भी पैट लेना होगा, वहां पीबीटी बनाना पड़ेगा खुद। कभी ऐसा करेगा पीबीटी दे देगा, टैक्स अलग देगा।
तो वहां पे पीबीटी लिखकर यहां पे पैट बनाना पड़ेगा। आज तो दोनों अलग अलग थे, इसलिए लिखें ये उसूलों वाले सफे पे उसूल लिखें। कैश फ्लो हमेशा, इस मेथड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, दूसरे मेथड में तो यहां से थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, इसलिए लिख लें। कैश फ्लो इस मेथड में हमेशा पीबीटी से स्टार्ट हुआ करेगी और कैश फ्लो इस मेथड में हमेशा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी से स्टार्ट हुआ करेगी, जबकि कैपिटल स्लैश रिटेन्ड अर्निंग्स लिखना, क्योंकि जब कैपिटल अकेला हो तो प्रॉफिट भी वहीं जाता है ना, ठीक है, तो इसलिए लिखो जबकि कैपिटल स्लैश रिटेन्ड अर्निंग्स में हमेशा पैट जाया करता है। ठीक है जी, जाया करेगा, आप जुमला सही कर लेना, ठीक है, सही है। अब आपने ये रूल याद रखना है, कभी इससे हट के फिगर हो तो खुद सेट कर लेना उसको, ठीक है। तो इधर देखें, गिवन है पैट कितना 6283। ये देखें, इन दो लेजर्स को जरा छोड़ दें एक मिनट के लिए, इन्हीं की तरफ मैं एंड पे आता हूं, आगे बढ़ो। यहां पे इधर देखो, ये क्या है, सवाल के शुरू में ही बताया था, लोन आया है, इसकी एंट्री पड़ी है कैश डेबिट लोन क्रेडिट, बैलेंसिंग निकाला ना आपने तो, लेकिन यहां पे आप इनफ्लो शो कर दोगे 6000। सुनते रहो, कुछ नहीं करो, सुनते रहो, घर पे बैलेंस कर लेना ना यार, बैलेंस सोल्यूशन तो बुक में मौजूद होता है, नहीं देखेंगे बस, कुछ समझ ना आ जाएगा, पास ही ना हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये तो हो गया, ये भी हो गया, इसको भी चेक कर लो। कैश आ रहा है, डेबिट बेटा सरप्लस तो हो गया जी, डेबिट किस तरफ कितना आ रहा है, 1610, इधर देखें 16106, सब कुछ कर लिया है सवाल में, चेक करें, ये काम करें खलील, आप बस नोट करें, आप ना करें जो चेक करवा रहा हूं बच्चों, आप बस नोट करें, शाबाश जी। 16106 डेबिट साइड में पड़ रहा है, तो ये क्या हो सकता है, जब सब कुछ कर लिया है तो कुछ एडिशन हुए होंगे, यहां पे आओगे, आके लिखोगे 1610 नेगेटिव, कैश पेड फॉर एडिशंस। आगे बढ़ो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये भी एडिशन नजर आ रहा है, कितना 1147, कैश ही हो सकता है, और कुछ डिस्पोजल तो बताया नहीं उन्होंने। बैलेंसिंग 1147 खरीदी हैं हमने, ये भी इन्वेस्टमेंट्स भी नेगेटिव, सब आसान, सिर्फ एक ये दो लेजर छोड़े में हमने। आगे बढ़े, ये हो गया, सब कुछ हो गया, तो रह तो यही गए, बस इनको चेक कर लेते हैं। ये बैलेंस है तो सब बैलेंस है, पहले इसको बैलेंस करो, हो गया ना बैलेंस, स्लो जा यार, इसको बैलेंस करो पहले, हो रहा है बैलेंस, हो रहा है, पिछली क्लास में हो गया था, बच्चों ने आंसर बता दिया बैलेंस। ओके, यहाँ पे जी कितना 1272, बेटा तुम्हारा दूसरी साइड पे आ रहा है ना, तो तुम्हारी साइड ही बदल गई दिमाग, इसको बैलेंस करो 1272, ये इस तरफ ही डेबिट साइड पे 1272। लो जी, सारा सवाल कर लिया है। अब ये क्या है, ये वो एंट्री है जो डेप्रीसिएशन के साथ साथ भी होती थी, और डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट पर भी जो बचा होता था सब चला जाता था। सवाल देनों में आ रहे थे कि ट्रांसफर की एंट्री कहाँ है, सवाल देनों में आ रहे थे रीवैल्यूड एसेट बिका है, उसका सरप्लस कहाँ है, तो वो ये है, ठीक है, वो सब का सब इकट्ठा हो गया। इधर जैसे ही हमने लिखा रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन ये इस लेजर का बैलेंसिंग था, तो यहां पर रिटेन्ड अर्निंग्स लिख लो, किसी एक तरफ बैलेंसिंग निकाल के दूसरी तरफ वो लिख लो, अब बैलेंस है, और ये एंट्री पड़ी है जो एंट्री किया करते थे, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो इसमें से कुछ भी और नहीं निकला, आपने बस इनको टोटल करना है, सवाल आपका हल हो जाएगा। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।